Students, my name is Mahireen Goni. I'm a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा. Dear students, आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर जिसका नाम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Resources are what help us and make life worth living. रिसोर्सेज वो चीज़ होती है जो हमें हेल्प करती है और हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देती है. चले देखते हैं कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले रिसोर्सेज की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी और आपको इस डेफिनेशन को लर्न भी करना पड़ेगा. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs can be termed as resources. Resources वो होता है जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो और जिसे हम इस्तेमाल करें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. पर क्या इतना काफ़ी है रिसोर्स को जानने के लिए? किसी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए इतना काफ़ी नहीं, क्योंकि इसको कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करने पड़ेंगे, जैसे कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब ये है, हम किसी चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से क्रूड ऑयल. आप एज्यूम कीजिए कि आपके स्कूल के पीछे जो एक द्रमथल है, एक पार्क सा है जिसमें काफ़ी सारी मंदिर हैं. पता चलता है कि वहाँ उसके काफ़ी अंदर क्रूड ऑयल प्रेजेंट है. तो उस क्रूड ऑयल को एक रिसोर्स बनाने के लिए, यानी कि उसको अपनी ज़रूरत में लाने के लिए, हमें सबसे पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए. ऐसे तो नहीं कि उसके अंदर तेल है तो क्रूड ऑयल है तो उसे हम निकाल लेंगे. निकालना इज़ नॉट दैट ईजी. सो वी नीड सम टेक्नोलॉजी, सम एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी. सेकेंड कम्स इकोनॉमिकली फिजिबल. तो क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम इतना मैन पावर जो है हमें लगाना पड़ेगा, जिनको हमने वेजेस देनी है, सैलरीज देनी है, उस सब को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? या अगर है भी तो क्या उसको हम जब निकालेंगे तो क्या हमें वो इतना प्रॉफिट देगा जितना हमें पैसा उसको निकालने में लगा होगा? यानी कि कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट है या नहीं. तीसरे नंबर पे आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल. मैंने मंदिर वाली साइड की एग्जांपल क्यों ली? ताकि मैं आपको कल्चरली एक्सेप्टेबल वाली बात समझा सकूं. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है, क्या हमें वहाँ की कम्युनिटी जो है परमिशन देगी वहाँ डिगिंग करने के लिए? या हो सकता है उसको एक्सट्रैक्ट करते करते हमें मंदिर को तोड़ना पड़े. क्या इस चीज़ की परमिशन हमें सोसाइटी देगी? वहाँ का कल्चर हमें इस चीज़ की परमिशन देगा? सो resources are everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate economic development. अब आप मान के लीजिए कि हमने वहाँ से जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसे कहीं रिफाइनरी में लेके जाएंगे, जहाँ पर हम उसको पेट्रोल, डीजल और कई सारी फॉर्म्स में कई सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे. ये सब कैसे बनेगा? ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी के थ्रू. इसका मतलब है जब ह्यूमन इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ तो डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. इसीलिए हमें यहाँ से ये पता चलता है कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है. ये तो था रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज होता क्या है. अब हम जानें कि रिसोर्सेज किस किस टाइप की होती है. इसको जानने के लिए यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको साफ नज़र आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, ownership and the status of development. अब इनको हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे. सबसे पहले origin पे आ जाते हैं. On the basis of origin, resources जो हैं दो पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए हम इनको बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं. सेकेंड नंबर पे आ जाता है हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज. एबायोटिक वो होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं लेकिन दे आर नॉन लिविंग. फॉर एग्जांपल रॉक्स,
मिनरल, मेटल्स, लैंड, वाटर, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। आप खुद सोचो और आप प्लीज़ इस सब को पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद अपनी कॉपीज़ पे एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखना। सेकेंड नंबर पे आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज जो हैं दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज ख़त्म होंगे या नहीं ख़त्म होंगे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं, जो बार बार प्रोड्यूस होते हैं बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, एंड दिस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। दीज आर रिन्यूएबल। हमें इनके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, ये सारे क्या हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, जो हो सकता है कि अगर हम वेस्ट करें तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स बताती चलूँ तो फॉसिल फ्यूल्स, कोल, वुड, ऑयल, ये सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनकी बनने, हो सकता है ये डेवलप भी हों, लेकिन इनके बनने की जो स्पीड होती है वो यूज़ करने से बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो हम दिन में 500 लीटर पेट्रोल जो है वो अपनी गाड़ियों में डलवा रहे हैं, लेकिन बन कितना रहा है? 5 लीटर से भी कम। तो आप सोचो कि वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। रिसर्चर्स ने तो इतने ये भी कह दिया है कि 100 to 200 ईयर्स के बाद जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें इनको सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए, इनका ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है जिससे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मोबाइल फ़ोन मेरा है, इसीलिए ये प्राइवेटली ओन्ड है, तो इसे मैं इंडिविजुअल रिसोर्स कहूँगी। कम्युनिटी रिसोर्स होता है जो, समझो कि मेरे घर के पास एक पार्क है जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ जाती हूँ, मेरे नेबर्स भी आते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी आते हैं, उसे हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं, जिसे पूरी की पूरी सोसाइटी, कम्युनिटी इस्तेमाल कर सके। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी भी नेशन के बाउंड्री के अंदर हों, वो पूरे के पूरे नेशन के होते हैं, वो गवर्नमेंट का होता है। लेकिन अगर किसी की कोस्टल लाइन है तो कोस्टल लाइन से 19.2 किलोमीटर्स तक वो एरिया जो है किसका होता है? नेशनल रिसोर्स कहलाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स वो होता है जो कोस्टल लाइन से 370 किलोमीटर्स दूरी पे के बाद, सोचो किसी हमारी कंट्री में जहाँ मुंबई है, मुंबई से आप कोस्टल एरिया से चलो, किसी बोट पे बैठो, 12.9 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद उसके 370 किलोमीटर्स को क्रॉस करने के बाद जो भी एरिया आएगा उसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, उसके साथ ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 19.2 से लेके 370 तक इस बीच का एरिया कौन इस्तेमाल करेगा? तो मैं बताऊं कि ये जो एरिया है, अगर इसमें कोई रिच रिसोर्सेज हैं तो कोई कंट्री उसे इस्तेमाल कर सकती है यूनाइटेड नेशंस की परमिशन लेने के बाद। अब आ जाते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, देयर आर 4 टाइप्स। वन इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसका पोटेंशियल होता है रिसोर्स बनने का, यानी कि इस्तेमाल में आने का, लेकिन किसी रीज़न से, टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, या कोई भी रीज़न हो सकता है। एग्जांपल बताती चलूँ तो आप राजस्थान की एग्जांपल ले लो, वहाँ पे सोलर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। गुजरात में आप विंड एनर्जी की एग्जाम्पल लेके चलें, वहाँ पर भी विंड एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी अदर थिंग्स, बट हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें तो डेवलप्ड रिसोर्सेज में वो आता है जिसका हमने सर्वे भी किया है, क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, और उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इट इज़ रेडी टू यूज़।
एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे गोल्ड है, कोल है, हमें पता है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं गोल्ड, कोल, और भी काफ़ी सारे हमारे मिनरल्स हैं विच आर अवेलेबल टू यूज़। तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक होता है अवेलेबल तो है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारी गैसेस ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, वो भी रिसोर्स बन सकता है, लेकिन हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा रिजर्व। रिजर्व वो होते हैं जो अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमने उसको सेव करके रखा है, रिजर्व करके रखा है अपने फ्यूचर जनरेशन के इस्तेमाल के लिए। क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा ही क्या। आप एग्जांपल लीजिए फॉरेस्ट्स की। फॉर एग्जांपल हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो उनको क्लासिफाई किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट्स में। रिजर्व फॉरेस्ट्स वो होते हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उधर जो भी फ्लोरा फौना जो भी है, प्लांट्स, एनिमल्स, वी कैन नॉट यूज दीज रिसोर्सेज बिकॉज वी हैव सेव्ड देम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस क्लासिफिकेशन को लर्न कीजिए, इनके सबके मतलब जानिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्सेज और सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।